हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई चल रही है और चलना भी चाहिए। मैं एक ही बात बोलता हूँ मेरे दोस्त, हर चीज़ रुक जाए, हर चीज़ ठप हो जाए, कोई भी काम है पेंडिंग में पड़ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ाई आपका नहीं रुकना चाहिए। पढ़ाई को हमेशा सबसे आगे रखो। पढ़ाई और काम को कहेगा चयन करने के लिए तो आप बोलो मेरे को पहले पढ़ाई करने दे, उसके बाद हम काम करेंगे। होता है घर में छोटा मोटा काम हो जाता है, पेरेंट्स बोलते हैं मार्केट से ये लाओ वो लाओ, तो ठीक है, लेकिन अगर आप उस टाइम पढ़ रहे हो तो पहले पढ़ाई करो। पेरेंट्स को बोलो मैं पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद जाऊँगा मार्केट, उसके बाद हम कोई भी काम करेंगे। ओके, तो मेरे मित्र पढ़ाई को हमेशा आगे रखो, पढ़ाई को हमेशा ज़्यादा ही ज़्यादा प्रायोरिटी दो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में लैटिस एनर्जी के बारे में बात किए थे। लैटिस एनर्जी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंतर्गत आता है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड। जी हाँ, आयनिक बॉन्ड। इस चैप्टर में बहुत सारे बॉन्ड्स पढ़ने को मिलेगा। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सो ऑन। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो आप हेडिंग लगा लो, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। देखो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आई नो, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ खास हमेशा की तरह मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चे को परफेक्ट देने की कोशिश करता हूं। चलो, आप हेडिंग लगा सकते हो, आयनिक बॉन्ड लगा सकते हो। क्या लगाओ? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को ही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। इलेक्ट्रोवैलेंट क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। देखो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। किसके किसके बीच बनता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच बनेगा। एक्स आपका नॉन मेटल मान लो, एम क्या है? मेटल मान लो। तो आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। ठीक है, तो मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना और नॉन मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो यहाँ पर देखो, हम एक सबसे फेमस एग्जांपल लेते हैं, सबसे साधारण एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे पास सोडियम है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये आपका क्लोरीन है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 4 6 5 1 6 1 7 हो गया, समझना। ये क्या है? मेटल। ये क्या है? नॉन मेटल। मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना और नॉन मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल गेन कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये मेटल क्या करेगा? सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को। तो याद करो, सोडियम या फिर कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो कोई भी मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो क्या बनाता है? कैटायन बनाता है। तो यहाँ क्या बनाएगा? सोडियम कैटायन बनाएगा। ठीक है, अब ये क्लोरीन क्या किया? क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम वाला ले लिया, तो ये क्या बनाएगा? एनायन बनाएगा। क्या बनाएगा? एनायन बनाएगा। तो कैटायन और एनायन हो गया। तो ये देखो क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है? निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर और लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को
आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। एक्चुअली में कोई बॉन्ड होता नहीं है, ऐसे कभी आप नहीं देखे होंगे, ऐसे कभी आप देखे नहीं होंगे। ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये कोई बॉन्ड नहीं है। कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। मैंने कह दिया आयनिक बॉन्ड, मैंने क्या, वैज्ञानिकों ने कहा है कि कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। दैट्स इट। क्लियर हो? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। भाई मेटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? मेटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? मेटल 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। इससे ज़्यादा मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। और नॉन मेटल 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन की बात आएगा तब तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। तो यहाँ पर देखो, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन बना लिया, और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बना लिया। ओके। अब रही बात मेटल 1 ही इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करता है? भाई आपके मन में जाहिर सी सवाल है, आ जाएगा ना, कि मेटल 1 ही इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करता है। तो याद रखना, मेटल उतना ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जितना उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर देखो, सोडियम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है क्योंकि इसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 282। अब यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है क्योंकि वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा? लूज करके कैटायन बना लेगा। एल्युमिनियम की बात करें 283, तो एल्युमिनियम क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा? कैटायन बनाएगा। इससे ज़्यादा मेटल इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है। क्या होती है? मेटल की टेंडेंसी होती है। तो मेटल उतना ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जितना उसके वैलेंस सेल में है। तो एल्युमिनियम के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कैटायन बना लिया। सोडियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बना लिया सोडियम। अब जो मेटल जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो सभी इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल गेन कर लेता है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की वैलेंस सेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मैग्नीशियम वाला ले लेगा और क्या बनाएगा? एनायन बना लेगा। क्या बना लेगा? एनायन बना लेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो? तो मेटल 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो क्या बनाएगा? कैटायन बनाएगा, और उस इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल ग्रहण करके गेन करके एनायन बना लेता है। और कैटायन एनायन के बीच में एक फोर्स डेवलप होता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज और जान लो, आपके मन में सवाल होगा कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है क्योंकि इसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये सेकेंड सेल से भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? नहीं कर सकता है। देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन हटेगा, लूज करेगा, तो इसका सेल घट जाएगा, तब सेल बचेगा 2। अब क्या ये 8 इलेक्ट्रॉन है सेकेंड सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन हम लूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन अब लूज नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है,
न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है। तो न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब बहुत ज़्यादा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अब आसानी से लूज नहीं कर पाएगा। ओके, चलिए, तो हमने ये देख लिया। अब हम बात करते हैं मेटल क्यों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। समझना, वाई मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन, है ना। मेटल क्यों इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? देखो, ड्यू टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लो होता है। मेटल इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है क्योंकि उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? लो होगा। तो जो मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही कम होगा। आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और लूज करके कैटायन बना लेगा। पहली बात। दूसर की, साइज क्या होगा इसका? लार्ज होगा। साइज जितना बड़ा होगा न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम लगेगा, इलेक्ट्रॉन उतना ही आसानी से लूज कर देगा और इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बना लेगा। दो बातें समझ में आया कि मेटल क्यों आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ड्यू टू आयनाइजेशन एनर्जी इज लो। आयनाइजेशन एनर्जी लो होता है। जब आयनाइजेशन एनर्जी लो होगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा, कोई भी आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा भाई। और साइज जितना बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो सेल बड़ा होगा, सेल बड़ा होगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा तो कोई भी आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ला मेरे को इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए दूसर की बात। वाई नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन। कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है मेटल वाला, क्यों? ड्यू टू फर्स्ट केस में आप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है भाई? ज़्यादा होता है। नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही आसानी से खींचेगा, क्योंकि उसके पास पावर है, क्षमता है, वो आसानी से खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा मतलब ग्रहण कर लेगा। पहली बात। दूसर की बात, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होता है। तो नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है, इसीलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और इलेक्ट्रॉन गेन करके ईजिली एनायन बना लेता है। और जब एनायन बना लेगा तो कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें, चलो। आपने नोट कर लिया, आप स्क्रीनशॉट लेते चलो। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि आयनिक बॉन्ड का डिफिनीशन के बारे में बात कर लेते हैं। भाई डिफिनीशन भी बहुत ज़रूरी है, तो पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं। डिफिनीशन क्या होगा भाई? इसका इजी है। यहाँ पर देखो, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो ट्रांसफ़र और शेयरिंग दोनों अंतर है। तो देखो, आयनिक बॉन्ड क्या लिखेंगे? इट इज फॉर्म्ड द complete transfer of one or more इलेक्ट्रॉन्स, पूरा ही लिख देते हैं। देखो, इट इज formed the complete transfer of one or more electron from one atom
टू अनदर एटम। समझो इस बात को। देखो आयनिक बॉन्ड जो बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा किसको? नॉन मेटल को। आपने इस केस में देखा है कि मेटल एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है किसको? नॉन मेटल को। कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो उसके ऊपर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन एटम ट्रांसफर कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। तो आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। जब वन एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आ जाता है। ये कैटायन और ये एनायन, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। कोवैलेंट बॉन्ड में अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं HCl का, तो यहाँ पर देखो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है? क्लोरीन का ज़्यादा है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, इसीलिए हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा क्लोरीन। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण हाइड्रोजन के एटम को हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, शिफ्ट करने का कोशिश करेगा। तो इसके ऊपर डेल निगेटिव और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का है और क्लोरीन का भी है, दोनों का हिस्सा है, दोनों का हिस्सेदारी है। इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डेल पॉजिटिव डेल निगेटिव। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा वहाँ पर डेल निगेटिव डेल पॉजिटिव आ जाएगा। ये छोटी बात है लेकिन बहुत अच्छा बात है, इंफॉर्मेटिव बात है। ओके, तो ये रहा भाई साहब आपका डिफिनीशन। ये क्या है? आपका डिफिनीशन है। अब कुछ पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। पॉइंट के बारे में याद रखो, हमने क्या कहा? आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। हमने कहा कि आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, तो इट इज फॉर्म्ड मेटल एंड नॉन मेटल। किसके बीच? मेटल प्लस नॉन मेटल। क्या बनेगा आपका? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड नॉन मेटल और मेटल के बीच बनता है, याद रखना। जैसे यहाँ पर देखो NaCl, सोडियम इज मेटल, क्लोरीन इज नॉन मेटल। मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, मैग्नीशियम क्या है? मेटल है। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। MgCl2, मैग्नीशियम क्या है? मेटल है। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। तो आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल नॉन मेटल के बीच बनेगा, और क्वेश्चन भी आ चुका है इस पर। चलिए, पहली बात आपने देख लिया। दूसरा का पॉइंट, दूसरा का पॉइंट है मेटल और नॉन मेटल के बीच आयनिक बॉन्ड बनता है। दूसरा की बात है मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो कैटायन और एनायन बनता है। ओके, तो कैटायन और एनायन के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। सीधी बात है भाई, लिख लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। ओके,
पहला पॉइंट हमने क्या बताया आपको, आयनिक बॉन्ड मेटल नॉन मेटल के बीच बनता है। दूसर की बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, कैटायन और ये एनायन। तो कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कैटायन और एनायन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, आयनिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ तक क्लियर हो? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इसे मिटाते हैं। तो पूछेगा कैटायन और एनायन के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तीसर की बात, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है। मैंने क्या कहा? आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है। इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। आयनिक बॉन्ड जो होता है भाई नॉन डायरेक्शनल होता है, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। ये देखो मेरे पास एक सोडियम है, आप क्लोरीन यहाँ भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं। आप क्लोरीन को यहाँ भी लगा सकते हो, क्लोरीन को आप यहाँ भी रख 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 सकते हो, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं होता है। आयनिक बॉन्ड का कोई डायरेक्शन है ही नहीं भाई। बॉन्ड बनेगा तभी तो। यहाँ पर देखो HF की अगर हम बात करें तो इसके बीच में भाई बॉन्ड है, तो इसका एक डायरेक्शन होगा, इसका एक डायरेक्शन होगा, क्योंकि बॉन्ड है, बॉन्ड बन रहा है। आयनिक बॉन्ड भी है, आयनिक बॉन्ड भी होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कैटायन और एनायन के बीच। तो ये क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। क्या होता है भाई? नॉन डायरेक्शनल होता है। ये हमने क्लोरीन के बहुत सारे आयंस ले लिए हैं और सोडियम के एक कैटायन। हाँ भाई, 3 बातें आपको पता चला। आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच बनेगा। दूसरी की बात, कैटायन और एनायन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, एक्ट करता है, वो कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तीसरी की बात, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। आयनिक बॉन्ड का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। चलो अब हम बात करते हैं, इसे मिटा देते हैं भाई। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल लेते हैं 2-4। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? क्लोरीन को दे देगा, क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेगा तो क्या होगा? कैटायन और क्लोरीन सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया है, गेन कर लिया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ओके, अब यहाँ पर देखो, आप कहोगे ये तो स्टेबल है। बिल्कुल स्टेबल है भाई। ये क्या है? स्टेबल है। देखो ये नियोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेंड कर लिया है सोडियम कैटायन, और क्लोरीन एनायन आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेंड कर लिया है। ये तो दोनों स्टेबल हो गया है, क्योंकि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी वैलेंस शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन है। दोनों के वैलेंस शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन है। दोनों तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, राइट? दोनों स्टेबल हो गया। तो फिर बॉन्ड क्यों बनाया है? बॉन्ड क्यों बनाया है भाई? ये भी क्या है? गैसेस स्टेट में। ये भी क्या है? गैसेस स्टेट में। क्या है? गैसेस स्टेट में। अब इसके बीच क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। जब इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो NaCl सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब ये क्या है? स्टेबल है। ये क्या है? अब स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है। अब ये कंपाउंड बना लिया है NaCl। क्लियर हो यहाँ तक?
तो कोई किताब यहीं तक छोड़ देगा, कोई किताब आपको ये दे देगा। अच्छा, कोई किताब ये भी लिखेगा, देखो इस प्रकार लिखेगा, ये भी सही है। अच्छा, कोई किताब ये लिखेगा, देखो ये भी लिखेगा, देखो 1 2 3 4 बॉन्ड बनेगा। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। ये पुराना किताब में मिलेगा, ये बहुत पुराना किताब में। तो समझ में आया आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बनता ही क्यों है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज ही क्यों करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन ही क्यों करता है, वाई। कोई तो रीजन होना चाहिए, मैंने रीजन फर्स्ट टाइम बता दिए। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, तब समझ में आएगा। फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 282, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के कितने एटम हैं, 2, रखो यहाँ पर 287। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। इसके भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम बनाएगा 2+। क्लोरीन के कितने एटम हैं, 2, Cl- हो गया। और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है, आयनिक बॉन्ड। दैट्स इट। बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे CO, MgO, और क्या होगा, N2O, NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, KCl। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, चलो हो गया नूनू। चलो अब क्या बात करते हैं, अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टी है भाई, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो रहा सिर्फ एक ट्रेलर। अब प्रॉपर्टी पर आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। पहली बात, आयनिक बॉन्ड आर हार्ड, तो लिखेंगे दे आर हार्ड, दैट्स इट, बस। आयनिक बॉन्ड जितने भी होते हैं सभी के सभी हार्ड होते हैं, सभी के सभी सॉलिड होते हैं। जैसे NaCl भाई देखो, नमक है ना, ये सोडियम क्लोराइड, यही सोडियम क्लोराइड भोजन बनाने में किया जाता है भाई। उसका क्रिस्टल देखो बहुत सॉलिड होता है, बहुत हार्ड होता है NaCl का। BaO ये भी आपका क्या है, आयनिक कंपाउंड है। KCl देखो, ये भी इसके क्रिस्टल देखोगे तो सॉलिड होते हैं। दूसरी की बात, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जितने भी आयनिक कंपाउंड आप ले लो, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अदर बॉन्ड से बहुत हाई होता है, ज़्यादा होता है। क्यों होता है, हमने कहा आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। वाई, एक एग्जांपल लेते हैं NaCl, कैटायन और एनायन। एक चीज़ बताओ, कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है कैटायन और एनायन के बीच में, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। रीजन मिल गया आपको। कोई भी पूछेगा कि आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, वाई, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। दैट्स इट, हो गया। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को
इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कैटायन और एनायन के बीच जो बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा चाहिए। इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें, चलो और पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा का पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन वोलेटाइल। समझना, हमने कहा आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं। आप NaCl ले लो, KCl ले लो, CaO ले लो, आप किसी को हीट करो, आप किसी को गर्म करो, ये वेपर में कन्वर्ट होने वाला नहीं है। क्या होने वाला है? ये वेपर में कन्वर्ट होने वाला नहीं है, बिकॉज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन वोलेटाइल। ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, समझ रहे हो? ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स को आप हीट करो, गर्म करो, वेपर में कन्वर्ट होने वाला नहीं है, वाष्पशील नहीं बनने वाला है। बट एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। याद करो, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें तीनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एग्जाम में भी आता है, एग्जाम में भी आता है। बताइए कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें तीनों प्रकार के बॉन्ड पाया जाता है? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीनों बॉन्ड इस कंपाउंड में पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। क्लियर हो? और ये एक कैसा पदार्थ है? ये आपका सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन सॉलिड। क्या है? सब्लिमेशन सॉलिड है। आप सब्लिमेशन प्रोसेस जानते हो, जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को, सॉलिड को हीट किया जाता है तो वो द्रव की अवस्था में ना आकर सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आप इसे अमोनियम क्लोराइड को हीट करोगे तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नॉन वोलेटाइल नहीं है, एक एक्सेप्शन है। क्या है भाई? एक एक्सेप्शन है। जब इसे आप गर्म करोगे तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर पॉइंट को बता रहा हूँ, हर पॉइंट को बता रहा हूँ। पहली पॉइंट, दे आर हार्ड या सॉलिड। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। दैट्स इट। तीसरा का बात क्या है? आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन वोलेटाइल। जितने भी आप आयनिक कंपाउंड ले लो, सब के सब क्या होते हैं? नॉन वोलेटाइल होते हैं, एक्सेप्ट अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इज अ सब्लिमेशन सब्सटेंस। जब इसे आप हीट करोगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या आपका एक एक्सेप्शन है, बस याद रखो। हाँ, इतना तो हो गया भाई। और है? हाँ भाई, एक दो पॉइंट और है, इसके प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी, 4 नंबर में है ना। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी घुलनशीलता। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आई कुछ बात? नहीं समझ में आई? सुनो, आप कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लो, आप कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लो, वो पानी में आसानी से घुल जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कभी घुलने वाला नहीं है। भाई लिखो, आयनिक कंपाउंड्स soluble in water
बट नॉट soluble in ऑर्गेनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स पानी में घुल सकता है, पानी में घुल जाता है, क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा वो आसानी से घुल जाएगा, उसमें आसानी से घुल जाएगा आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई ये समझो, ये एक बीकर है, इसमें क्या है, पानी है। इस बीकर में एक बड़ा सा गिलास है, इसमें हम क्या करते हैं, NaCl को घुलाते हैं, घुल जाएगा, आसानी से घुल जाएगा। NaCl कैटायन और एनायन में टूट जाएगा, NaCl कैटायन और एनायन में टूट जाएगा। जैसे ही हम पानी में आयनिक कंपाउंड को डालेंगे, जरूरी नहीं कि NaCl बहुत सारे और आयनिक कंपाउंड हैं, तो आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को पानी में घुलाओगे तो वो आसानी से घुल जाएगा। और जब पानी में आसानी से घुल जाएगा, क्यों घुलेगा, क्योंकि कैटायन और एनायन में टूट जाएगा पानी में जाकर। और पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप एक बीकर है, एक बीकर भी, और इसमें हम लेते हैं एथेनॉल, बेंजीन लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, एथेनॉल या बेंजीन लेते हैं। अब आप NaCl को घुलाओगे तो नहीं घुलने वाला है भाई, ये घुलने वाला नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये क्या है, एथेनॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेंजीन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयनिक कंपाउंड घुलने वाला नहीं है, NaCl घुलने वाला नहीं है, क्योंकि ये देखो क्या होते हैं, ये पोलर होते हैं। वाटर क्या है, पोलर है, ये भी पोल्स क्रिएट कर रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस। और H2O देखो है ना, इस पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये देखो ये पोलर है और ये भी पोलर हैं, तो पोलर पोलर एक दूसरे में घुल जाएंगे। लेकिन ये तो पोलर हैं, ये तो पोलर हैं, लेकिन ये पोलर नहीं हैं, तो एक दूसरे में नहीं घुलेंगे। 4 बात समझ में आई। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिख सकते हो। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो समझ में आ रही है बात। क्वेश्चन भी कर सकते हो इस पर। हमें लगता है ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को आपको समझा के छोड़ेंगे। ओके, पहली बात इसी में देख लो, ये H2O है। हाइड्रेशन एनर्जी अगर लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगा तो सॉल्युबल होगा, याद रखना। हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगा तो सॉल्युबल होगा, हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम होगा तो इनसॉल्युबल होगा। ये किताब में दिया गया है, आप जाके पढ़ो। लैटिस एनर्जी के बारे में नहीं जानते हो, वीडियो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो का लिंक। ओके, ये फिर आप सर्च कर सकते हो लैटिस एनर्जी अर्जुन साइंस क्लासेज। और हाइड्रेशन एनर्जी पर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है, तो मैं बना दूंगा। चलिए, सॉल्युबिलिटी की बात हो गई भाई। चलो अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी। किस पर बात करते हैं? कंडक्टिविटी, 5वां नंबर। कंडक्टिविटी आयनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई, आओ समझाते हैं। हमने कहा आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट बट नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट। लिख लो, आयनिक कंपाउंड, आईसी मतलब आयनिक कंपाउंड,
आयनिक कंपाउंड्स, पूरा ही लिख लो भाई। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट, ionic compounds do not conduct electricity in solid state। समझना, आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा मोल्टेन स्टेट में, लेकिन सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट या एक्वस स्टेट, एक्वस सॉल्यूशन। कुछ दिमाग में जा रहा है, समझ में आ रही है बात? समझो, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। मैं इस पर शॉर्ट वीडियो भी बनाया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। चलो, ये एक बीकर लेते हैं, बीकर है, इसमें हम डालते हैं पानी बीकर में, और बीकर में अब हम डालते हैं NaCl। इस बीकर में पानी है, नमक को हम डालेंगे तो मोल्टेन स्टेट में आ जाएगा। जैसे ही हम NaCl को, जैसे ही हम आयनिक कंपाउंड को पानी में डालेंगे तो आयनिक कंपाउंड कैटायन और एनायन में टूट जाएगा, कैटायन और एनायन में टूट जाएगा। इसके आयंस मूव करने लगेंगे, इसके आयंस फ्री हो जाएंगे। इसीलिए आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। समझ में आई बात? है ना? देखो, बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। आयनिक कंपाउंड मोल्टेन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों करता है? जब हम आयनिक कंपाउंड को पानी में डालते हैं तो आयनिक कंपाउंड पानी में आयंस में टूट जाते हैं और उसके आयंस मूव करने लगते हैं, फ्री हो जाते हैं, उसके आयंस फ्री रहते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं मोल्टेन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में। ये बीकर ले लिए हैं, अब इस बीकर में हम ले लेते हैं NaCl या फिर KCl ले लेते हैं, और ये क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करोगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करोगे तो ये क्या होगा? विद्युत का कुचालक है NaCl, और KCl सॉलिड स्टेट में विद्युत का कुचालक होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि कैटायन और एनायन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो इसके कैटायन और एनायन मूव नहीं कर पाएंगे, घूम फिर नहीं सकते हैं। इसीलिए ये आयनिक कंपाउंड या फिर NaCl या फिर KCl सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। आई बात समझ में? बात आई समझ में? तो बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, ये चीज पूछेगा, आयनिक कंपाउंड क्यों मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड को जैसे ही पानी में घुलाया जाता है, जैसे ही पानी में डाला जाता है तो आयनिक कंपाउंड कैटायन और एनायन में टूट जाते हैं, उसके आयंस फ्री हो जाते हैं, उसके आयंस मूव करने लगते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि कैटायन और एनायन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो कैटायन और एनायन आपस में हिल नहीं पाएंगे, उसके आयंस हिल नहीं पाएंगे, उसके आयंस रुके रहेंगे। तो जैसे ही हम आयनिक कंपाउंड को पानी में डालेंगे तो पानी में डालते ही फोर्स वीक हो जाता है NaCl का या फिर आयनिक कंपाउंड का। अब फोर्स वीक होगा तो कैटायन एनायन में टूट जाएगा, कैटायन एनायन में टूटेगा तो आयंस मूव करने लगेगा। दैट्स इट। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें, ठीक है?
आगे बढ़ें, चलो एक और पॉइंट है उसे भाई तुम समझ लो। चलो एक और पॉइंट है उसे डिस्कस कर लेते हैं। 6 नंबर, आयनिक कंपाउंड या फिर दे शो फास्ट आयनिक रिएक्शन। देखो आयनिक कंपाउंड फास्टली रिएक्शन करता है। मैंने क्या कहा? आयनिक कंपाउंड फास्टली रिएक्शन करता है। NaCl Ag NO3 और ये बनाएगा NaNO3 और ये बनाएगा AgCl कैटायन एनायन। ये एक्वस, ये भी एक्वस। देखो दे शो फास्ट आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन बहुत फास्टली रिएक्ट करता है, बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। तो NaNO3 बना लिया, AgCl बना लिया और ये क्या होता है? वाइट PPT होता है। ये आपका एक्वस, ये आपका सॉलिड। दे शो फास्ट आयनिक रिएक्शन। आयनिक कंपाउंड आयंस के फॉर्म में होता है तो वो फास्ट रिएक्शन करता है। क्या करता है? बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। अगर यहीं से आपसे पूछेगा Mg, एक और ले लेते हैं, ये Ca और O2, इन दोनों में कौन ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा? ये फास्ट रिएक्शन करेगा, ये स्लो रिएक्शन करेगा। समझ रहे हो? दे शो फास्ट आयनिक रिएक्शन। यही था आपका आयनिक कंपाउंड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भेज दीजिए ताकि आप भी पढ़ें और आपका दोस्त भी पढ़ें। पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, आपको पता ही होगा। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।